ठीक है भाई, अभी तक हमने सारी की सारी चीजें पढ़ ली है कि भाई एक एंड्रॉइड बनाया कैसे जाता है, कि एंड्रॉइड चलता कैसे, एंड्रॉइड के अंदर कितने टाइप का वेरिएशन होता है, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बट अब जो हम सीन पढ़ने वाले हैं वो सीन ये पर्टिकुलर है कि भाई एक एंड्रॉइड मोबाइल चालू कैसे होता है। ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल चालू इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब बूटिंग सीक्वेंस बता रहा हूँ, जैसे मैंने विंडो को बताया था, लाइनस का बताया था। बूट होता है तो बूट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं एंड्रॉइड का, क्योंकि भाई बूटिंग के टाइम पे ना बहुत सारी कहानियां हो जाती है जो कि हमें एक्चुअली में दिखाई नहीं देती है। बूटिंग की हेल्प से हम लोग ये मोबाइल ठीक भी कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर चीजें चेंज भी कर सकते हैं। बूटिंग के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती है। इस चक्कर में हम लोगों को स्पेशली बूट के बारे में पढ़ना है कि भाई बूट का सीन है क्या। यह आता है भाई पूरा पूरा एक लेगेसी प्रोवाइडर जिसकी हेल्प से एंड्रॉइड एक बूट होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सबसे पहला हमारा बूट आरओएम। ठीक है, बूट आरओएम, अब एक वर्डिंग आती है यहाँ पे, और एक दूसरी वर्डिंग आती है हमारे पास यहाँ पे कर्नल की। देखो कर्नल जो है हमारा हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हें दिखाई देगा, चाहे वो तुम्हारा मैक हो, चाहे तुम्हारा लाइनेक्स हो, चाहे तुम्हारा विंडोज हो, चाहे एंड्रॉइड हो, कोई मर्जी मोबाइल हो, कोई मर्जी लैपटॉप डिवाइस हो, उन सब के अंदर में तुम्हें कर्नल दिखाई देता है और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देता है, विंडोज 10, 11, लाइनेक्स वगैरह वगैरह। सिमिलर में यहाँ पे हमारे पास बूट आरओएम है, जो कि क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बूट आरओएम क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मोबाइल रूटेड नहीं है तब तक तुम इसके अंदर दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते। अभी तुम्हारा बाय डिफॉल्ट में एंड्रॉइड चल रहा है, बट अगर मैं इसे क्या करूं, एकदम ही रूट मार दूं, तो भाई मेरे को इसे अंदर काली नेट हेडर वगैरह डलवा के चलवा सकता हूं आराम से। ठीक है, इस चक्कर में इधर बस एक नाम चेंज करके रख दिया है आरओएम। जैसे तुम पावर का बटन दबाओगे, द बूट आरओएम कोड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग, पावर बटन के साथ में सिस्टम हुआ स्टार्ट और आरओएम चल पड़ा। एक पहले से ही लोकेशन इसकी प्री डिफाइंड है, वहीं से ही उठ कर आएगा, हमेशा हर मोबाइल का सेम रहता है, कहीं अलग से नहीं उठ के आता। इट लोड द बूट लोडर इनटू रैम। अब भाई यहां पर जैसे बूट आरओएम चलता है ना, आरओएम का काम क्या है, आरओएम का काम है पहला तो फिजिकल मेमोरी चालू करना, और दूसरा काम है फाइल सिस्टम चलाना। ठीक है, फिजिकल मेमोरी कौन सी अपनी, एक तो रैम चलवानी है, रैम एग्जीक्यूशन में आएगी, क्योंकि रैम एग्जीक्यूशन में जैसी आएगी तुम्हारा मोबाइल रनिंग स्टेट में आएगा। अगर रैम में कुछ भी नहीं चढ़ा तुम लोग कुछ भी नहीं देख सकते अपने सामने। इस चक्कर में सबसे पहली चीज ये है। फिर आया हमारे पास आरओएम के बाद में बूट लोडर। अब भाई विंडोज है हमारे पास लाइनेक्स है, सबके अंदर तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह का परमिशन ले सकते हो, बट नॉर्मली मोबाइल में हम लोगों को रूट का परमिशन नहीं मिलता है, हम लोग नॉर्मल यूजर की तरह है। तो बूट लोडर इस चक्कर में बनवाया गया तुम्हारे लिए कि भाई तुम्हें ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंदर रहना पड़ेगा। यहां पर साफ सीधी बात होती है रेस्ट्रिक्शन की। जो सभी कंपनी का डेवलपर है, जो सभी कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के देते हैं कि भाई अगर मोबाइल कनाडा का है तो मोबाइल स्पेसिफिकली इंडिया में नहीं चल सकता है। अगर मोबाइल के अंदर में कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ अमेरिका में ही चलेगी, वो इंडिया में चलेगी नहीं। जैसे तुम्हारा टिकटॉक है, चलता ही नहीं भाई इंडिया के अंदर, डाउनलोड भी नहीं कर सकते, एपीके वगैरह भी नहीं चलेंगे उसके। पॉइंट क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन डालते हैं बूट लोडर्स के अंदर, नए नए मोबाइल के अंदर में आता है, या तो एक अपडेट के साथ में बायोस के अंदर में अपग्रेड कर देते हैं पोजीशन को। अब जो बूट लोडर है ना, वो एक साथ दो दो चीजें एग्जीक्यूट करता है। पहले तो पहला स्टेज पे वो एग्जीक्यूट करेगा तुम्हारा, एक तो एक्सटर्नल हो गई रैम। ठीक है, हालांकि तुम्हारे मोबाइल में 8 जीबी रैम आता है, बट तुम लोग हमेशा 8 जीबी रैम का इस्तेमाल नहीं करते हो। तुम्हारा बाई डिफॉल्ट में 4 से 5 जीबी असाइंड रहता है इसको। अगर तुम बढ़ाना चाहो रैम की यूजेज तो तुम बढ़ा सकते हो 8 जीबी तक की, बट वो पड़ी हुई है। ठीक है, किस नाम पे, वी रैम के नाम पे एक एक्स्ट्रा। हाँ, वो अलग से पड़ी रहती है, तुम अगर चलाना चाहो तो चला सकते हो। and loads a program which helps in the second stage। जैसे ही रैम लोड करवाता है बूट लोडर पहले स्टेज पे, फिर भाई एक और प्रोग्राम चालू होता है सेकंड स्टेज पे। क्या चालू होगा, पहला होगा तो नेटवर्क चालू करवाएगा तुम्हारे मोबाइल का पूरा पूरा, और दूसरा मेमोरी लोकेटर्स चालू करवाएगा पूरे मोबाइल के, जिसके कर्नल की जरूरत है नहीं। कर्नल को उठाते भैया कर्नल अब तेरी बारी आ गई है, मैंने सारा कुछ लोड करवा दिया, मैंने ओएस भी लोड करवा दी, सारे काम कर दिए मैंने, अब जाके बूट लोडर की जरूरत पड़ी है जो कि कर्नल को एक्टिवेट करवाएगा। भाई यहाँ पे मैंने बूट लोडर की एक पोजीशन भी डाल रखी है, यहाँ पे तुम्हें बूट लोडर मिलेगा। बूट लोडर शुरुआत कर रहा है चीजों, हाँ हर एक चीज स्टार्ट करेगा वाई से। ठीक है, चलो, दिस लेगेसी लोडर कंटेन 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स। अब जैसे तुम बूट लोडर चलाओगे ना, इसके अंदर एक तो तुम्हें मिलेगा इनिट। ठीक है, इनिट 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 के अंदर तुम्हारे प्रोसेसेस रहते हैं। ठीक है, अलग अलग काइंड के प्रोसेसेस हैं जो कि मल्टीपल काइंड के और प्रोसेसेस को चालू करता है। एक होता है इनिट का बड़ा मेजर और इंपॉर्टेंट फाइल है, और दूसरी आती है जाइगोट की फाइल। जैसे इनिट चालू होगा ना, इनिट ऑटोमेटिकली जाइगोट को परमिशन देगा कि भाई अब तू चालू हो मेरे बाद में, क्योंकि जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट बुलाएगा सबको किस काम के लिए, ब्रॉडकास्टिंग करवाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हालांकि सिस्टम सर्वर लिखा हुआ है, बट इसके बाद क्या होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर बैठे हुए होते हैं। किस काम के लिए, क्या होता है जाइगोट ऑफ, जाइगोट जैसे ही चालू है इनिट को बोलने के बाद में कि भाई इनिट बोलता है मैं चालू हो चुका हूं, फिर जाइगोट को बताता है कि सारे प्रोसेसेस को बता दे कि भैया मैं ना वर्किंग में आ गया हूं, तो सारे के सारे चालू हो गए। मतलब क्या, व्हाट्सएप को बता दे कि भाई कोई भी कॉल है फटाफट से उठानी है, तुम्हारी नॉर्मल ट्रू कॉलर को बता दे कि भाई कोई भी कॉल है फटाफट से उठानी है, वाईफाई के ड्राइवर्स को जगाता है, वहां पे मोबाइल डाटा को चालू करता है, ब्लूटूथ की एप्लीकेशन को ओपन करता है, ब्रॉडकास्ट करवा देंगे हाँ जी हम जग चुके हैं, अब सबको काम पे लगाओ फटाफट। ये लास्ट में जाके तुम्हारा मोबाइल ओपन करवाता है एक एक करके। यहाँ पर हर चीज स्टेप बाय स्टेप हो रही होती है। यहाँ पे क्या, एक आती है मेन फाइल इनिट की और दूसरी आती है मेन।
ये दो फाइल है जो कि बूट लोडर हमारा एक्टिवेट करवाता है। इस प्रोसेस के हो जाने के बाद कर्नल और इनिट को चलवा देता है। ठीक है, फिर आया भाई अब यहाँ पे कर्नल की बात है। कर्नल तुम लोग जानते हो ऑलरेडी क्या होता है, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करवाने, ये सारे मेजर काम है। बट यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दे रखा है, लाइनक्स का कर्नल अलग है और एंड्रॉइड का कर्नल अलग है, छोटे मोटे चेंजेस होते हैं इनके अंदर। चेंजेस मैंने मेंशन भी कर रखे हैं यहाँ पे। पहला चेंज आ जाता है बाइंडर के अंदर में। बाइंडर जो कि भाई कनेक्ट करवाता है दो से तीन चीजों को, दो से तीन तरीकों को, दो से तीन वर्किंग्स को। ठीक है, बाइंडर कनेक्ट करवाता है एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को जिसे हम आईएसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल ऐप कम्युनिकेशन। ये सारी सारी वर्किंग जितनी भी होगी बाइंडर अपना देखेगा। फिर दूसरा ASHMEM यानी कि एंड्रॉइड शेयर्ड मेमोरी। एंड्रॉइड के अंदर मल्टीपल काइंड की मेमोरी के एलोकेटर्स पड़े होते हैं जो कि स्टैक के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं अपने, अगर स्पेसिफिकली चीजें सी लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करवाई गई है तो। क्योंकि जितना भी मोबाइल है वो बेसिकली किस चक्कर में बनवाया जाता है कि भाई हर एक चीजें इस तरह जावा में डेवलप करवाई जाएगी। बट यहाँ पे जावा भी हमारे पास 3 काइंड की चलती है। अभी बताऊंगा जावा 3 काइंड की कौन सी होती है। अगली चीज जो उनसे डिफरेंशिएट करती हुई आती है हमारे पास PMEM, प्रोसेस मेमोरी एलोकेटर। मैंने कल से परसों की क्लास में बताया था ये वाली बात कि भाई हमारा एंड्रॉइड के अंदर सिक्योरिटी चलता है 2 काइंड का। पहला चलता है लाइनेज का सिक्योरिटी, दूसरा चलता है हमारा खुद के एंड्रॉइड का ही सिक्योरिटी, गूगल का सिक्योरिटी। बेसिकली गूगल का सिक्योरिटी क्या है भाई, प्ले स्टोर, प्ले प्रोटेक्ट वगैरह वगैरह सारा कुछ देख लेते हैं, स्कैनिंग वैनिंग मार देते हैं। जब लाइनेज की बात आती है तो PIDs मैच करवाता है तुम्हारे लिए। ठीक है, एक PID होगी तुम्हारी जो सा भाई नंबर सिस्टम के साथ मैच करेगा कि भाई पहले ये वाला नंबर मैच कराओ फिर ये वाला नंबर मैच कराओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक यूजर का 104 चल रहा है तो भाई जैसी बात एक्टिवेटेड यानी कि डायनामिक हो जाएगी तो भाई डायनामिक प्रोसेस स्टेट में भी वो अपना 104 ही दिखाएगा। अगर 104 नहीं है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई छेड़खानी करी गई है जब उसे कंपाइल करवाया जा रहा था, यानी कि उसके अंदर कोई मैलवेयर आ चुका है। अगला है हमारे पास लॉगर। लॉगर क्या है, लॉगर है एक बहुत ही तगड़ी चीज। इसके ऊपर हम लोग मतलब बेसिकली यूजेज में आता है एंड्रॉइड के अंदर बड़ा खास तौर पे, स्पेसिफिकली अपने एंड्रॉइड के लिए डेवलप करवाया गया। ठीक है, जो कि नॉर्मल कर्नल से बड़ा एक अलग बनाता है। जितने लॉग्स बन रहे होंगे A to Z साफ सीधा तुम सामने देख सकते हो अपने, हर एक छोटी चीज के। फिर भाई वेक लॉग्स। वेक लॉग्स हाल की हमारी लेटेस्ट फीचर है। इट इज यूज्ड फॉर पावर मैनेजमेंट फाइल्स, इट होल्ड द मशीन अवेक ऑन अ प्री पर इवेंट अंटिल वेक लॉग इज रिलीज। वेक लॉग का मतलब है भाई जब तक पावर ऑन ना हो जाए तब तक बैटरी यूजेज में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर हमारा मोबाइल पूरा का पूरा ही शटडाउन हो गया तो एंड्रॉइड उड़ जाएगा तुम्हारे मोबाइल में से। तो क्या है, तुम्हारा मोबाइल को नाम से बैटरी दी जाती है। एक इसके अंदर चार्जर छोटा सा होता ही है जो कि 24/7 चलता रहेगा, चाहे तुम्हारा सिस्टम शटडाउन ही क्यों ना हो जाए, स्टिल ये वेक सिस्टम में बच जाता है भाई, कई बार बच जाता है। ये जगह होता है। अगर ये 100% हो गया तुम्हारा एंड्रॉइड गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 100% कभी नहीं चलवाया जाता। इसके अंदर कुछ ना कुछ पावर का मैकेनिज्म रखा जाता है। मान लो छोटी सी बैटरी लगी हुई है इस मोबाइल के अंदर में भी जो कि इसके रैम को पावर देती रहती है भाई 24/7। ठीक है, वेक लॉक्स। फिर आया WM हैंडलिंग, क्योंकि तेरा मोबाइल हमेशा पावर में रहता है। ठीक है, 100% कभी नहीं सोता है शटडाउन होने के बाद। फिर भाई यहाँ पे राम कंसोल आ गए, कर्नल पैनिक्स आ गए, मतलब क्या मल्टीपल चीजें ना। सर्विसेज बंद हो गई, सारी सर्विसेज बंद होगी। कौन सी सर्विसेज बंद होगी, तेरे मेन ROM वाली सर्विस बंद होगी जहां से तेरा एंड्रॉइड चालू होता है। तो हमारा जो ना वो अपने बस वर्क करता रहता है, वो कहीं बीच में नहीं बैठा। यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ डिफरेंस क्या है लाइनेक्स के कर्नल में और एंड्रॉइड के कर्नल में। कर्नल तेरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, इसलिए एंड्रॉइड के कर्नल डिफरेंट है तेरे नॉर्मल लाइनेक्स से। समझा, ये फर्क है मेरे। इतने सारे काम बैठ के ये तुम्हारा करता है एक एंड्रॉइड का बूटिंग वाला प्रोसेस। ये सारे कर्नल करता है बेसिकली, एंड्रॉइड का कर्नल ये सारे काम वो होल्ड आउट करेगा कि भाई कर्नल में कोई पैनिक आ गया, कर्नल के अंदर कोई एरर आ गया, होल्ड वगैरह करवाना है वो सारे होल्ड करवाएगा इसके अंदर में। राम के कंसोल की भाई राम के अंदर में एक्सेसिव मेमोरी ना भर जाए, अगर एक्सेसिव मेमोरी भर जाती है तो उसको एकदम से ही लो करवाना है, जिसके लिए ये लोग WM हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट किल प्रोसेस एज अवेलेबल मेमोरी बिकम्स लो। यानी कि 8 GB की रैम है, 8 GB की 8 GB नहीं भर सकते हैं तो भाई जितनी बची हुई है सबको हटा दो, ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दो चीजों को। ठीक है, तो मैं बताएगा नहीं अपने आप काम हो। फिर आगे अलार्म मैनेजर, इट लेट्स यूजर स्पेस टेल द कर्नल व्हेन इट वुड लाइक टू वेक अप। यानी कि भाई कर्नल के पास पर्सनल अपना अलार्म मैनेजर है कि भाई जब भी उसे चालू करना है खुद को वो ऑटोमेटिकली रेडी कर देता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। फिर आया भाई स्टेप 4 में हमारे पास इनिट प्रोसेस। ये सबसे पहला प्रोसेस है जो कि क्या करेगा, तुम्हारे को हेल्प करेगा एक मोबाइल को चालू करने में, उसके अंदर में सारे के सारे वर्किंग चालू करने में कि भाई एक स्पेसिफिक काम चलवाना है तो कैसे चलवाना है। ये इनिट तुम्हारा देखेगा हर एक चीज को। हर मोबाइल के अंदर इनिट होता है, मोबाइल के अंदर इनिट ना हो तो भाई तुम्हारे प्रोसेस रन नहीं करेगी। सिमिलर में एक जाइगोट आता है, जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट तुम्हारा DVM चालू करवा देगा। डालविक को
पावर दे देगा कि भैया आप दालविक जी अब आपको यहाँ पे बैठ के हमारे साथ में काम करना है। ज़ाइगॉट इस चीज को अब चालू करवाता है हर एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इसके बाद एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर आ जाएगा जो कि यही बात बोलेगा कि सारे के सारे उठ जाओ, तो डाल्विक उठ जाता है। ठीक है, अगर डाल्विक नहीं होता तो तुम्हारे काम नहीं चलेंगे। अब ये मैंने जितना भी बताया ये सब कुछ मोबाइल्स के अंदर होता है। मेरा मोबाइल ऑलरेडी रनिंग स्टेट में ही है। ये लो यहाँ पर आ गया, मैं ऐसे करूँगा PS। ये आगे मेरे सारे के सारे प्रोसेस जितने भी मेरे मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड में करेंटली चल रहे होंगे। थोड़ा सा चला जाता हूँ ऊपर और यहाँ पर आएगा मेरा सबसे पहला प्रोसेस जिसका नाम है इननेट। ठीक है, इननेट हमेशा चलेगा। जब जब तुम्हारा बूट होता है तो तुम्हें हर एक चीज यहाँ पर शो आउट होती है। इननेट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि तुम्हें हमेशा दिखाई देगा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, इसके बिना तुम्हारा मोबाइल वर्किंग में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले प्रोसेस का नाम इननेट दिया गया। फिर जाके भाई मल्टीपल एप्लीकेशन जितनी भी चलनी थी सारी की सारी चल गई। अब इननेट के अलावा इननेट बहुत सारे हैं यहाँ पर, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं भी तो भाई यहाँ पे मैं काम करता हूँ ls grep इननेट। क्या चीज? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओपन ही हो जाना था इसको। रुक जाओ यार। ATP शेल PS PS प्रोसेस स्टेट चेक कर रहे हैं, ना कि वो कोई तरह सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म है। ठीक है, इननेट। मेरा इननेट कहाँ चला गया? तुम लोग चेक करना, तुम्हारा आ रहा है PS ग्रेप इननेट? क्या आ रहा है? हाँ यार आना तो। अच्छा तेरा बैड ग्रेप पाइप लगा के कर इस चीज को। हाँ हाँ बिल्कुल स्ट्रेट वाला। मेरा एक में नहीं आ रहा।
हाँ बिल्कुल, लाइन ग्रैब के बाद लगाना है। मेरे प्रोसेसेस कहाँ हैं सारे? ये स्क्रैप इनिट क्या रहा है? बैड ग्रैब। वो मैं समझ गया। ये स्क्रैप पाइप इनिट बड़ा अजीब है। ये फाइल्स तो सामने ही है यार। स्क्रैप स्लैश इनिट। कोई नहीं, जाइगॉट चेक कर लेते फिर, और क्या करें। जाइगॉट क्यों नहीं आया? जाइगॉट पर्सनालिटी यहाँ पर है नहीं। इस किसकी? ये कमांड देने के बाद हाँ इनिट। कोई नहीं, फिर डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, इतना लंबा चक्कर क्या ही मारे इसमें। इसमें कैसे चला है? इसमें भी सेम कमांड थी, कुछ अलग नहीं है। कमांड लाइन बस ओपन कर ले टर्मिनल। विंडोज की और पावर शेल की। हाँ बिल्कुल सेम रहती है। सीएमडी की थोड़ी ना कह रहा हूँ, पावर शेल की कह रहा हूँ। कमांड लाइन का फर्क है, कमांड अलग होगी। चलो कोई नहीं, कभी दिखाई देगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बट एक्चुअली मुझे दिखता क्या है यार, वहाँ पे मेरे को दिखती है मेरी सारी की सारी इनिट की प्रोसेस दिखाई देते हैं, और जितने भी जाइगॉट के प्रोसेस चल रहे होते हैं मेरे को बैकग्राउंड पे जितने भी है मोबाइल के जो सामने की तरफ तुम नहीं देख सकते, वो सारे के सारे मेरे को यहाँ पे बैठ के दिखाई देते हैं। ठीक है। इनिट के अंदर एक और फोल्डर चल रहा था मेरा, इनिट डॉट आरसी करके, जो कि हालांकि हम लोग देख नहीं सकते, बट उनके अंदर में भी सिमिलर काइंड के प्रोसेसिंग चल रहे होते हैं, जिससे कि तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन एक पर्टिकुलरली ओपन करा जाता है। ठीक है। इसलिए 5 स्टेप में तुम्हारा पूरा पूरा मोबाइल बांटा गया है कि भाई एक एक करके हर एक एक स्टेप पे बेस पे तुम्हारा मोबाइल लोड करवाना है। अगर तुम्हारा मोबाइल लोड नहीं हुआ तो भाई किसी ना किसी प्रोसेस में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। हो सकता है कभी भी कर्नल के अंदर में पानी आ गया कि भाई कर्नल चल नहीं रहा है, क्योंकि भाई कर्नल के अंदर रैम में बहुत बड़ा इशू आ गया कि रैम के अंदर में साइजेस बढ़ चुके हैं। सिमिलरली कभी कभी होता है कि भाई हमारे इनपुट में इश्यू आ गया है कि तुम्हारा एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं चल रहा, प्रोसेस के अंदर में हो सकता है कि तुम्हारा जो सा क्या कहते हैं कोई ट्रू कॉलर है एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा। भाई ट्रू कॉलर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि जितने भी प्रोसेसेस रन होने चाहिए थे बैकग्राउंड की तरफ से, वो कर्नल तुम्हें ओपन नहीं करके दे रहा है, क्योंकि कर्नल के अंदर खुद भी पैनिक आ गया और इसकी वजह से इनिट का प्रोसेस ओपन नहीं। और जब इनिट का प्रोसेस ओपन नहीं हुआ तो भाई जाइगॉट को ये वाली परमिशन नहीं गई कि भाई जाइगॉट भाई तू जाकर अपना डालवे वर्चुअल मशीन ओपन कर दी, क्योंकि हमें जाकर कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस ओपन करनी है। इस चक्कर में सारे के सारे प्रोसेस हमारे नेसेसरी रहते हैं जब भी हमें एंड्रॉइड को बूट करवाना होता है। ठीक है। इतने काम होता है हमारे बैकग्राउंड की तरफ में। अब ये हो गया भाई हमारा क्या सारा पार्ट कि अपन ने सिर्फ मोबाइल चलाने का था, तो अपन ने सिर्फ मोबाइल चलाया यहाँ पे बैठ के, और भी कोई काम नहीं करा। ये मेन कहानी मैं तुम्हें अभी तक समझा रहा था इतनी देर से। अब जो हमारा दूसरा काम है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग का, कि भाई अब अपने को मोबाइल को
उल्टा करके देखना कि हमारे सामने कोई भी टाइप का एप्लीकेशन आता है उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने 3-4 डाउनलोड करके ही रखी थी, ठीक है। यहाँ पर एक आगे मेरी ये वाली है, ये वाली, और एक ये, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह तुम जो सी भी डाउनलोड करना चाहो तुम लोग अपनी बैठ के कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें पहले क्या बोला कि अपना जाके प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना, यहाँ के बटन से कर लिया भाई, उधर से डायरेक्ट तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद अब चलाने का इतना मुश्किल सीन नहीं होता है। क्या चीज? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास, जैसे मैंने एक्सटर्नल ऐप्स डाल रखे अपनी तरफ, तो मेरे को कुछ एक्सटर्नल ऐप्स चलवाने हैं, तो सबसे पहली चीज अपने को इंस्टॉल करना सीखना पड़ेगा। देखो भाई आगे मेरे पास एक एडीबी इंस्टॉल का कमांड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डाल रखा है, ठीक है। पहली चीज तो जैसे तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारे पास कोई भी एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये वाला पड़ा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर डाल दूंगा। अभी क्या करेगा, परफॉर्मिंग पुश इंस्टॉल। सीधे सीधा तुम लोग डायरेक्टली कभी भी चीजें नहीं डाल सकते, बट जब एडीबी इंस्टॉल कमांड का इस्तेमाल करके तुम्हारी एपीकेस वहां पे डायरेक्टली जाके पढ़ जाए, तुम पुश कर सकते हो एडीबी पुश कमांड की हेल्प से कि भाई कुछ इंस्टॉल करवाना है तुम्हें अपने मोबाइल में, इसलिए यहाँ पे वर्डिंग लिखी है परफॉर्मिंग पुश इंस्टॉल। उसको पुश करना पड़ेगा, बिल्कुल पुश कर डायरेक्ट ना, तुम्हारा ऐप नहीं चलेगा। मैं एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिरा होता, अदरवाइज मेरे पास जितने भी पड़े रहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक, वो सारे के सारे मैं डायरेक्टली वहां से डाल के चला सकता हूँ प्ले स्टोर से। बट जब प्ले स्टोर से डाल के चलाऊंगा तो उस समय बोलूंगा कि भाई यहाँ पे मैं सारे का सारा काम अपना डायनामिक कर रहा हूँ, बट अभी के लिए मैं तुम्हें स्टैटिक एनालिसिस सिखा रहा था ताकि बिना ओपन करे हम लोग उस चीज के ऊपर प्रैक्टिकल्स कर सके। अब भाई यहाँ पर चले जाता हूँ मैं एक बार अपने एडीबी के सेल में फिर से, और वहां पर देख लेते क्या मेरा इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर जाऊंगा वापसी अपने डेटा वाले फोल्डर में चला जाऊंगा, और यहाँ पर जाकर देख लूंगा कि भाई मेरे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब जैसे कि भाई मेरी एक ये वाली एप्लीकेशन होगी, ये जेनी मोशन वाला इंस्टॉलर यहाँ पर आ गया, सुपर यूजर वाले आ गए भाई, मैंने रूट चल रहे हैं हमारे सबके मोबाइल, टेलीकॉम वाले आ गए, साथ में भाई ये आ गया मेरा जिप्सी मीट, जो सा मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ था अपने इस वाले फोल्डर के अंदर, ये रहा भाई मेरा जिप्सी मीट, ठीक है। मैंने यही एपीके ही उठा के इंस्टॉल करवा दिया सीधा सीधा, मैंने कुछ और करा ही नहीं, मैंने सीधा सीधा यही इंस्टॉल करवाया कि भाई एडीबी इंस्टॉल, इसका नाम डाला पूरा पूरा, और मेरा वो चल गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुआ। अगर मैं अपने मोबाइल में जाके देखूंगा तो वो रन होने लग जाएगा, बट अभी मेरा मोबाइल चल नहीं रहा है, तो उसे एक बार ये दोबारा से ओपन करूंगा। एडीबी इंस्टॉल कोई भी एप्लीकेशन का नाम, बिल्कुल कोई भी एप्लीकेशन जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी अगर डाउनलोडेड नहीं है ना, तो उसके अंदर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो पहला काम ये कि डाउनलोड कर लो बैठ के, या तो एपीके प्योर पे चले जाओ कोई भी डाउनलोड करने के लिए, और अगर वहां से नहीं करना तो भाई प्ले स्टोर से तो तुम डायरेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। दो वेज है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे थे। अब भाई यहाँ पर है ना एक और बात समझा रहा हूँ अब तुम्हें, जो कि मैं पहले भी बता चुका था कि अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन को अनजिप करना है तो अनजिप कैसे करते हैं, वो अनजिप करके डायरेक्टली अनजिप, ठीक है। बट अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा इसके अंदर, फिर से एक बार अनजिप, ये लो ये हो गई मेरी अनजिप। अब यहाँ पर आगे मेरे पास मल्टीपल फाइल्स, जिनमें एक फाइल का नाम आ रहा है कोटलिन से, ये लो एक आ गया मेरा कोटलिन के नाम पे, एक आ गया मेटा INF रेस एंड्रॉइड मैनिफेस्ट क्लासेस.टेक्स्ट इनसिक्योर शॉप और resources.arcs, ठीक है, 4-5 एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो सी मेजर बात है वो है ये वाली कि हमारे पास जावा लैंग्वेज होती है, ठीक है। एक जावा लैंग्वेज होती है जो कि हमारी कोर लैंग्वेज होती है, जिससे तुम्हारे क्या बनाए जाते हैं, डेस्कटॉप के एप्लीकेशन जितने भी डेवलप करवाने होते हैं वो तुम डेवलप करवा देते हो। दूसरी होती है तुम्हारे पास एक नॉर्मल जावा, जिस जावा से तुम लोग क्या करते हो, अपने वेब एप्स डेवलप करवाते हो, एडवांस जावा कहते हैं इस पर्टिकुलर जावा को हम लोग, ठीक है। और तीसरी आई हमारे पास मोबाइल के लिए जावा, मोबाइल के लिए जावा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवाने तुम्हें। बट अब यहाँ पर है ना एक और बात आ गई तुम्हारे सामने, जो सी पिछली एप्लीकेशन है, यहाँ पर जावा का नाम कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पे एक नाम आया कोटलिन का। कोटलिन हमारी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जावा एप्लीकेशन डेवलप करवाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोबाइल ऐप। अब भाई कोटलिन जो है
वो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों को जावा से होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जिनको जावा चलानी नहीं आती है या जावा के अंदर में ज्यादा नहीं सीखना चाहते, तो वो लोग कोटलिन में डेवलपमेंट कर रहे थे। कोटलिन से बेसिकली होने क्या वाला है कि तुम लोग जितना भी काम करोगे कोटलिन के अंदर बैठ के, वो पहले तो एक अपनी खुद की लैंग्वेज में डेवलप होगा, लास्ट में जाके वो खुद को जावा बाइट कोड में कर देगा चेंज। जैसे वो जावा बाइट कोड में चेंज करेगा, तुम्हारा कोटलिन से डेवलप करा हुआ एक इजी लैंग्वेज के अंदर डेवलप करो एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन में खुद को रेंडर करवा देगा, और भाई यहाँ पे तुम्हारी वर्किंग चालू हो जाएगी एप्लीकेशन की। ठीक है, इसके अलावा कोटलिन की एक और खास बात है कि भाई अपने साथ में एक फ्लटर नाम का फ्रेमवर्क लेके चलता है कि भाई कोई बंदा अगर डेवलपमेंट करना चाहता है, उसके अंदर में फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, पहले से ही बने बनाया वो फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर हम लोग सारे के सारे जाके ये चीजें डेवलप करवाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को, अगर हम लोग कोटलिन की हेल्प से ये सारे डेवलपमेंट करते हैं। अदरवाइज लोग इन जावा का भी इस्तेमाल करते हैं अपना मोटा मोटा काम करवाने के लिए। ठीक है, एक जावा है एक है कोटलिन, लोग किसी से भी बनवाते हैं, बस उनका एंड गोल ये है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन उनको डेवलप करके तैयार करके सामने की तरफ पकड़ाना है। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा, उसके अंदर लिखा नहीं है वैसे सब कुछ। आज ही भेज देना बस कर दूंगा कि पढ़ने से चलो भाई, वैसे अभी मोबाइल का जरूरत नहीं अपने को, बट एक होता है पार्ट अपना अनजिप कर जाने का। अब उनसे दूसरे पार्ट्स है वो सारे सारे आ जाते हैं अपने टूल बेस पे। देखो भाई, अब एक तो मैं तुम्हें चीज यहाँ पर दिखाता हूँ जो मैंने अभी करा है अनजिप। अनजिप के साथ में दिक्कत क्या होता है, दिक्कत होता है ये वाला। ठीक है, तुम लोगों के सामने बहुत सारी चीजें ओपन हो गई बट तुम इसमें से कुछ भी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा सोर्स कोड एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अगर तुम्हारे में से किसी के पास भी सोर्स कोड आ जाएगा तो तुम पूरा पूरा एप्लीकेशन फिर से डेवलप कर सकते हो। वो तो जिप करने का फायदा नहीं है, हमें तो डीबगर या वो डीबगर वगैरह में चलाना पड़ेगा, लेकिन डीबगर में चलाएं कैसे? अब देखो, डीबगर हमारे पास अलग अलग काइंड के होते हैं, जो सब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उनमें से एक होगा एपीके टूल, नीचे मैं नाम भी मेंशन कर देता हूँ। एक होगा हमारे पास एपीके टूल, एक होता है हमारे पास जेडी क्वे, एक होता है हमारे पास जाडाक्स। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे हैं तुम्हारे कि भाई तुम्हें स्पेसिफिक एक काम करना है, ओपन करके देखनी है एक एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर मैंने इसे अनजिप करा तो भाई अनजिप करके मेरे को ये सारी की सारी फाइलें सामने आई, बट अब मैं एक और चीज करूंगा जिसके अंदर तुम्हें कुछ चीजें फिर से नहीं दिखेगी। APK2, यहाँ पे मैं पावर सेल ओपन करता हूँ। APK टूल, डी का मतलब होता है यहाँ पे डीकंपाइल कर देना किसी भी चीज को। ठीक है, डी का मतलब है डीकंपाइलेशन, बी का मतलब है एक बिल्ड कर देना एक नई एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो सी मैं करूंगा वो है हमारी ये वाली, या तो फिर जस्ट मीट को करता है, वो बढ़िया है, उसके अंदर बाकी है। ठीक है, यहाँ पर आगे लोडिंग रिसोर्सेज टेबल, डिकोडिंग एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। क्या चीज, क्या? हाँ, मैंने एपीके टूल पहले से डाला है, तुम्हारे सांटोको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सब कुछ ऑलरेडी पहले मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, एपीके टूल का यही काम है कि डीकंपाइल करके दे देते सारी चीजें, बट याद रखना एपीके टूल तुम्हारा कमांड लाइन टूल है। तो भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा अनपैक कर रहा है। सबसे पहले इसने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट से शुरू करो, तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को हम पढ़ सकते हैं, इससे पहले नहीं पढ़ सकते। जब अनजिप करोगे उस चीज को, यहाँ पर भाई वो सारा का सारा पैकेज वगैरह निकाल रहा है। यहाँ पे हमारा फोल्डर बन गया, इसके अंदर चला जाऊंगा और मेरे को हर एक चीज पढ़ने को मिल जाएगी जो जितनी मील बाजू है। एक सीधी सी बात, मतलब ये सब चीज का मेन काम क्या है? टूल चलाना सिखा रहा हूँ बस, टेस्टिंग में काम आएगा, फोन में बग निकालते टाइम पे काम में आएगा। अच्छा, ठीक है, इसलिए टूल चलाना सिखा रहा हूँ बस। अब भाई यहाँ पर एक वर्डिंग आई, बैकस्मेलिंग क्लासेस डॉट टेक्स्ट। ठीक है, बैकस्मेलिंग का मतलब है क्लासेस डॉट टेक्स्ट की फाइल को तुम लोग ऐसे पढ़ नहीं सकते हो, बट बैकस्मेलिंग की हेल्प से तुम पूरा पढ़ सकते हो सोर्स कोड को। एपीके टूल ये सारा को डिकोड करके दे रहा है तुम्हें। अब यहाँ पर है ना, डिकोडिंग भी अपने बेस में करता है, एक करता है एक्सएमएल के फॉर्मेट में, एक करता है नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में।
इसमें लेता है ये वक्त, ठीक है। और वक्त लेगा भाई, डिपेंड करेगा तुम्हारी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है और एप्लीकेशन कितनी छोटी है। बड़ी एप्लीकेशन का जैसे भी वक्त ले रहा है, ये 50-60 MB की है, ठीक है। मेरे पास एक दूसरी एप्लीकेशन का ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें मेरे को लगा था 10 से 15 सेकंड, क्योंकि भाई वो सिर्फ 4 से 5 MB की थी, तो इतना सा फर्क पड़ता है तेरे को। और अगर ये एप्लीकेशन जो हमारी वीवो को बताएगी उसमें हम उसके सोर्स कोड को ऑल्टर कर देंगे, बिल्कुल कर सकता है, नहीं वो तो हमारे लिए बस इंजीनियरिंग हो जाएगी एप्लीकेशन, बिल्कुल और उसी सोर्स कोड को हम ऑल्टर करके उसमें मलेशिया कोड इंसर्ट कर देंगे तो कर सकता है। वो तो हमारा कोड के बेस पे हो गया, क्या हो गया? कोडिंग के लेवल पे हाँ बिल्कुल कोडिंग होगी, बट मैं कोडिंग सिखा नहीं रहा हूँ। नहीं मतलब अरे ये मैं कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, जो चीज हम करेंगे वो कोडिंग कर लेवल पे करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, डिटेक्ट हो जाते हैं। सिग्नेचर तो चेंज हो जाएगा, अभी हम चेंज करें तो अभी एक बार यूट्यूब से निकलने तो दे, फिर बताता हूँ ना आगे की बातें सारी। क्या ये भी साइलेंट करता है, ये भी सही है, साइलेंट करता है, क्या साइलेंट करता है। स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, सैंडबॉक्स में भी पकड़ी है, ट्राई करता है, ट्राई तो कर ही लेंगे वो सिग्नेचर वाले तो नहीं पड़े और सैंडबॉक्स में पड़े, क्या बस उसको सीधे का साइलेंट दे दो, वही उसके पास सैंडबॉक्स में पकड़ लेगा वो, अरे यार पकड़ लेगा, सैंडबॉक्स का काम ही है, भाई साइलेंट के बाद उसको लगता है सो गई जिस पे वो काम कर रहा है। सैंडबॉक्स वैसे काम करना तो वो एक्टिविटीज बता दूंगा भाई, अभी रुक जा 2 मिनट, निकलने दे एक बार एप्लीकेशन का, निकल जाएगा तो मजा आ जाएगा। चलो भाई हो गया, जैसे खत्म होगा अपने आप बोलेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो मेरा कंटिन्यू हो गया। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें classes.txt का फाइल नहीं दिखाई दे रहा, इधर दिख रहा है? कहीं पर भी कोई भी classes.txt का फाइल नहीं होगा। पहले फाइल हमारी लाइब्रेरी की, दूसरी आई ओरिजिनल की, तीसरी आई रेस्ट की, चौथी आई स्माली की, फिर आई एंड्रॉइड मैनिफेस्ट और लास्ट में हमारा एपीके टूल जिसने ये स्पेसिफिक काम करा है, ठीक है। लेकिन अब एक फर्क आएगा तुम्हारे पास, इससे पहले तुम लोग एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को पढ़ नहीं पा रहे थे, बट अब तुम लोग एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या नई क्लास चल रही है तेरे सामने, वो देख। चलो हैं, ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल है पूरी। इतनी बात समझ में आई कि डीबग कैसे करते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पर तुम्हें पूरा पूरा डेटा दिखा देगा कि भाई इस एप्लीकेशन को डेवलप करवाने में क्या क्या लगा है, कितनी कितनी चीजें ये अपने साथ लेकर चल रहा है। एक तो दिखाएगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल, जहां पर तुम्हारे को मेजर बात करेगी है परमिशन की, भाई किस किस चीज की परमिशन देनी है। सबसे पहले परमिशन किस चीज की मांगी गई, एक मांगी गई इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज की बेसी, और दूसरी मांगी गई इंटरनेट की परमिशन की, भाई मेरे को इंटरनेट चलवाना है और साथ में रीड और राइट करना है एक्सटर्नल स्टोरेज को।
एक होती है स्टोरेज एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल तुम्हारी एसडी कार्ड वाली है, इंटरनल वाली जो है वो ऑलरेडी बिल्ट इन आई है तुम्हारे पास 64 जीबी तक की। ठीक है, तो यहाँ पे दो परमिशन मांगी गई, स्पेसिफिकली चीजें मेंशन करवा दी जाती है, यूजेस परमिशन। क्लियर है। और दूसरी बात, यहाँ पर सब कुछ एक्सएमएल के फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि भाई जितनी जितनी डेवलपमेंट होती है यूआई को लेके वो एक्सएमएल में होती है, तो प्लेन टेक्स्ट, बट एक्सएमएल हमारा मेन है और बैकएंड जितना भी डेवलप होगा यूएक्स हमारा वो सारा का सारा लेकर बनाया जाएगा किस चीज को, एक जावा लैंग्वेज या फिर कोटलिन लैंग्वेज को। ठीक है, समझ गए भाई कैसे होता है डीबग, सिंपल सा काम था। अब ये वाला जो सा तरीका है, या मैं तुम्हें बाकी की फाइलें भी एक बार और समझा दूं। यहां पर एक आई हमारे पास लाइब्रेरी की फाइल, लाइब्रेरी के फाइल में भी भाई वही चीजें आ जाएगी हमारे पास। ये सब कुछ है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में, जितना जितना होता है आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितनी भी बातचीतें होती है। फिर आया ओरिजिनल वाली फाइल के अंदर में, यहाँ पर हमारे पास फिर से एक एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल आ गई, एक मेटा आईएनएफ एक डायरेक्टरी आ गई हमारे पास, जिसके अंदर असेट्स वगैरह पड़े रहते हैं। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास इमेजेस वगैरह जितनी भी होती है वो सारी की सारे रख देते हैं, और साथ में असेट्स वगैरह इवेंट्स वगैरह जितने भी होंगे, इंटेंट्स जितने होते हैं वो सारे के सारे अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। और एक बात हो रही इस्माइली लैंग्वेज को लेके, इस्माइली एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो कि मोबाइल्स के अंदर में रखी जाती है। अब इस्माइली के अंदर क्या है, यहाँ पर एक फाइल आई जाकर के नाम की, यहाँ पर एक असीम आया, यहाँ पर आया मेरा एक और डीवा, और यहाँ पर आया मेरा मेन बातचीत। अब मैं इनको एक एक करके पढ़ सकता हूं, जितना मैंने तुम्हें बताया था क्या कि भाई अगर तुम लोग ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन करोगे तुम्हें सारा का सारा डेटा दिखाई देगा। ये सारे के सारे क्या है, टूल्स बना रखे उसके अंदर में। ठीक है, एक एक करके बग बना रखे कि भाई इस बग के ऊपर ये, इस बग के ऊपर ये, इस बग के ऊपर ये, सारी की सारी बातचीत है। और बग को लिखा कैसे गया है, वो इस इस्माइली लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है। प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मल्टीपल काइंड के प्लेटफॉर्म्स आते हैं हमारे पास जिस पे हम भी वर्क करेंगे। अब ये ना पूरा पूरा कोडिंग करा गया है, इस कोड के बेस पे तेरा पूरा पूरा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवाया गया था। ठीक है, इस कोड को देख के तू बग निकाल सकता है। अगर तू इसे अपने जेनी मोशन में जाकर ओपन करेगा तो भाई तेरे को पता चलेगा कि ये सारा कुछ ऑलरेडी है इसके अंदर। जेनी मोशन के क्या करता है, एबीटी के अंदर जितने भी तुम्हारे टूल्स वगैरह होते हैं सबके अंदर में इस्माइली लैंग्वेज की फाइल रखी जाती है। इस्माइली लैंग्वेज जो सा भी तुम्हें classes.txt का फाइल में बता रहा था, classes.txt के अंदर क्या है, तुम्हारा पूरा पूरा सोर्स कोड दे रखा है कि इस सोर्स कोड के बेस पे तुम्हारी पूरी पूरी डेवलपमेंट करवाई गई है एक मोबाइल एप्लीकेशन के लेके। वही चीज जो सी ओरिजिनली दिखाई देती है यूएक्स के फ्रेमवर्क के ऊपर या यूआई के फ्रेमवर्क के ऊपर, ये सब कुछ मैं स्टैटिक एनालिसिस के तुम्हारे को बेस पे बता रहा था। अगर डायनामिक होता तो मैं तुम्हें वहां पे बैठा के टेस्टिंग करवाता। ठीक है, बट अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना दिखा रहा था कि भाई ओरिजिनली हमारी ऐसी एप्लीकेशन दिखाई देती है और बहुत सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे रन हो रही होती है जो कि तुम्हें एक्चुअली में सामने की तरफ कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम्हें ओरिजिनली एप्लीकेशन दिखाऊंगा भी तो भी भाई वहां पर इतनी सारी फाइलें नहीं प्रेजेंट होती। जैसे यहाँ पे आ गया भाई एक्सेस कंट्रोल इस्माइली, अब यहाँ पर हर एक फाइल ना इस्माइली की लैंग्वेज में डेवलप्ड है। जबकि मैंने तुम्हें एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि भाई बैकग्राउंड में जितनी भी डेवलपमेंट करवाई जाती है वो एक बेस पे करवाई जाती है कि तुम्हारे को जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, तो यानी कि जितनी भी आनी थी वो सारी की सारी जार फाइल आनी चाहिए थी हमारे पास, एक जावा आर्काइव फाइल। बट यहाँ पे जितनी भी फाइलें आई तुम्हारे सामने वो सारी की सारी एक फाइल आई है जिसे हम कहते हैं क्या, इस्माइली लैंग्वेज फाइल। अब इस्माइली और जार में एक छोटा सा फर्क होता है। अगर तुम लोग कभी भी जावा लैंग्वेज पे मोबाइल एप्लीकेशन करवाएंगे, यानी कि यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है उन सबको जावा लैंग्वेज पे रन करवाते तो वहां पर दिक्कत एक ये पड़ जाएगी कि वो ओपन होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा लोड खा लेगी और लोड खाने के बाद वो कभी भी चलेगी नहीं। इस्माइली लैंग्वेज का मेन काम क्या है, लाइट वेट है, करेगी जावा ही ओपन, जावा का वाइट कोड ही ओपन करेगी। लेकिन फर्क इतना सा पड़ जाएगा कि भाई ये सब कुछ काफी इजीली होगा और काफी फास्टली ओपन होगा, जावा लैंग्वेज इतना सा नहीं ओपन करवाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस्माइली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डायरेक्टली जावा पे काम करवाए, चाहे हमारा डीबीएम ही क्यों ना चल रहा हो चलेगा, ये सब कुछ भी डालमिक वर्चुअल पे, बट इस्माइली से कन्वर्ट होती है। मोबाइल एप्लीकेशंस में इस्माइली यूज होती है और डेस्कटॉप्स के लिए जावा, डेस्कटॉप के लिए जावा है, कोर जावा। ठीक है, मोबाइल जावा अलग है, डीबीएम मोबाइल्स के लिए डीबीएम्स बनाए, वो तो बनाए इसके लिए कि पर्पस के लिए जावा, लेकिन कंपाइलेशन फास्ट नहीं होगा कभी, मोबाइल के स्लो कर देगी, बहुत ज्यादा स्लो कर देगी। अभी बताया ना एंड्रॉइड के कर्नल में एक अलग से ओएम हैंडल रखा गया है, किस पर्पस से रखा है कि भाई तेरी अगर रैम फटाफट भर जाती है तो उसको हम लोग फटाफट से खाली कैसे करेंगे, इस चक्कर में ये लोग ये चीजें रखते हैं अपने पास में। ठीक है, यहाँ पे हर चीज एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाई गई, अगर एक चीज ज्यादा चलती तो एक चीज को कम चलाना पड़ेगा, इसलिए इस्माइली को बनवा दिया गया।
अब भाई यहाँ पर मैंने क्या करा, ये वाला पूरा पूरा डीकंपाइल करा। अगर मैं इसको कंपाइल करूं, यानी कि अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर में कोई भी सोर्स कोड में छेड़खानी वगैरह कर देता हूँ, तो भाई तूने अभी जो सवाल पूछा था कि हम लोग इसको कहीं पर अप्लाई वगैरह करवा सकते हैं, तो पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर में कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इस चीज को पहले डेवलपमेंट में ही डालते हैं। यानी कि अगर मैं भी एक डेवलपर हूं, तो मेरे को पूरा पूरा डीप कंपाइल करके हर एक चीज को बनाना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट लिखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर ये सर्विस चलेगा, ये कंटेंट प्रोवाइडर चलेगा, ये वाला एप्लीकेशन इस तरीके से रन होगा, ये वाले ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसके अंदर वर्क करेंगे। बट वो सारा कुछ डीकंपाइल हो रखा है, कंपाइलेशन चल रहा है, डीबगर में सब कुछ डला हुआ है। अभी तक कोई मैंने वर्किंग मेंटेन नहीं करा था इसके अंदर में, बट जब मैं वर्किंग मेंटेन करूंगा तो मेरे को सब कुछ कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल के लिए मैं फिर से एपीके टूल के पास आऊंगा। मैंने कहा कि भाई तूने डेवलप कर लिया, कंपोनेंट्स वगैरह सारे बना दिए थे, ठीक है। कंपोनेंट बनाने में क्या क्या लगा तुम्हारा, एक लगा तुम्हारा कंटेंट प्रोवाइडर, एक लगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर, तीसरी लगी सर्विस, चौथी लगी एक्टिविटीज। पूरा पूरा ये जो अभी मैंने क्या करा, डीकंपाइल करा, यानी कि तुम्हें क्या दिखाया कि भाई ओरिजिनली एप्लीकेशन का सोर्स कोड क्या है, जिस तरीके से डेवलपर ने इसे डेवलप करा था, इस तरीके से उसे डेवलप करा था पूरे एप्लीकेशन को। बट ये सब कुछ मैंने डीकंपाइल करके तुम्हें दिखाया। अगर मुझे इसे वापसी कंपाइल करना है, प्ले स्टोर पे सबके लिए लाइव करना है, लेकिन नया एपीके बनाना है, इसको जिप में कन्वर्ट कर देना है, तो मैं फिर से इसको जिप में कन्वर्ट करूंगा। और यहाँ पर बिल्डिंग बात आती है कि भाई कोई भी बंदा या कोई भी डेवलपर अगर से प्ले स्टोर पे लाइव कराता है, तो उसे सिग्नेचर पे बात करनी होती है। यानी कि तुम्हें अपने अपने एक सिग्नेचर देने पड़ेंगे कि भाई ये जो ऐसा एप्लीकेशन है वो एक्चुअली में एक लेजिटिमेट एप्लीकेशन है। ओरिजिनल सिग्नेचर ही देने पड़ते हैं। सिग्नेचर के एक्चुअली में दो टाइप के आते हैं हमारे पास यहाँ पे। बट उससे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि भाई एक बारी कंपाइल कैसे करते हैं। कंपाइल करना भी बड़ा इजी है, एपीके टूल डी की हेल्प से हमने क्या करा, पूरा पूरा डीकंपाइल कर दिया। तो पावर सेल में ओपन करता हूँ। एपीके टूल बी डीवा एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने एपीके टूल की हेल्प से अब पूरा पूरा वापसी इसको बिल्ड करवा दिया डीवा एप्लीकेशन, ठीक है। तुमसे डीकंपाइल कर रहा था, वापसी मैंने कंपाइल कर दिया। मतलब क्या, अगर मैं बीच में कोई छेड़खानी भी करता इस पूरी पूरी एप्लीकेशन में, तो भी भाई मैं उस चीज को ठीक करके रख सकता हूं। लेकिन बात फिर भी यही आ गई कि प्ले स्टोर वाले ना इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई इसके अंदर में कोई ना कोई मैलिशियस एक्टिविटी चल रही है। बट अगर हमें उन्हें एक्सेप्ट करवाना है, तो हमें वहां पर बात करनी पड़ेगी कि तुम्हारी कौन सी भी एप्लीकेशन चल रही है, क्या उसके सिग्नेचर परफेक्ट है या नहीं है। तो तुम्हें सिग्नेचर करवाने होते हैं। सिग्नेचर का मतलब है कि भाई इसके अंदर में अथॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी कि अभी लेजिटिमेट चीज है या नहीं है। तो सिग्नेचर करवाओ या सर्टिफिकेट दिलवाओ। अब दो टाइप के आते हैं यहाँ पे, एक आता है सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी वाला, उससे सिग्नेचर ले लो, या तो फिर सेल्फ साइन करवा लो, जिसकी हेल्प से तुम लोग पब्लिश करवा सकते हो अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। पहला ऑप्शन है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जैसे तुम लोग वर्कशॉप पे जाते हो, वहां से जाके एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी उठाते हो और भाई अपने ब्राउजर पे जाके पेज करवा देते हो। तुम्हारा पूरा पूरा नेटवर्क एक्चुअली में सही माना जाता है। अगर वो नहीं करते तो बोलते हैं कि भाई कोई मैलिशियस ट्रैफिक आ रहा है तुम्हारे पूरे पूरे ब्राउजर के ऊपर, तो प्लीज इसे पहले चेक करवाइए, अदरवाइज कोई इशू आ जाएगा। दूसरी तरफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी तुम्हें लेना पड़ा किसी से, सेल्फ साइन, यानी कि भाई तुमने खुद ही सिग्नेचर करवा दी है और तुम्हारे खुद के सिग्नेचर के बेस पे तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन लेजिटिमेट मानी गई है। इवन तो उसके अंदर कोई तुमने मालवेयर भी डाला है तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। इस तरीके से तुम्हारा क्या करते हैं, पहले तो हम लोग उसे डीकंपाइल करते हैं, डीकंपाइल करके अंदर छेड़खानी करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे बाद में कंपाइल कर देते हैं और फिर उसे पब्लिक करवा देते हैं, लेकिन सिग्नेचर के बाद। अब पूछ, आपने जैसे कहा कि उसको मतलब सिग्नेचर मतलब फिर से कंपाइल करना पड़ता है, मतलब सिग्नेचर प्ले स्टोर में डालने के लिए देना पड़ता है, तो उसमें सिग्नेचर चेंज होता है। अगर हम लोग सपोज उसमें चेंज करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, ये तेरा ही डेवलप करो एप्लीकेशन बन चुका है, तो सिग्नेचर डिफरेंट हो जाएगा। सिग्नेचर डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर मतलब उसको फिर कैसे, मतलब वही मैं तेरे को करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में हम लोग काम करते हैं ना, तो वहां पर एक फीचर आता है कि तेरे को अब क्या करना है, तेरे को साइन कराना है अपने एपीके को। लेकिन ये फीचर हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में चलता है। अगर तू कुछ नया डेवलप कर रहा है तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम की कंपनी कोई और है, तो अपनी तरफ से इंस्टाग्राम डालेगा तो वो कभी भी नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन तो अगर इंस्टाग्राम का कोई और टूल डालेगा, जैसे कि देखो फॉलोअर्स के काउंट तो बढ़वाने हैं, तो वाला टूल चल जाएगा तेरा कि भाई इंस्टा फॉलोअर आपका, ठीक है, वो तेरा सिग्नेचर। वो इलीगल टूल है एक तरीके से, तो वो लोग कभी रखेंगे नहीं। बट अगर तुम कोई लेजिटिमेट टूल बनवाते हो तो भाई वो लोग जरूर रखेंगे इस काम के लिए कि तूने एक MP3 प्लेयर बनवाया, हाँ उसके अंदर कोई मालवेयर है तो प्ले स्टोर जरूर स्कैन करेगा। बट अगर तू डिटेक्टेबल बनवा के उसे डाल सकता है तो तेरा काम बन जाएगा, क्योंकि तेरा अथॉरिटाइज सिग्नेचर था,
किसने करवा दिया? एंड्रॉइड स्टूडियो ने करवा दिया। प्ले स्टोर भी जो भी स्कैन करता है, जो भी उस पे अपलोड होता है, उसको स्कैन करने के बाद वो अपलोड करता है अपने सिस्टम उस पे। स्कैन करने के बाद ही करता है, तेरा गूगल प्ले स्टोर पे स्कैन ही तो चलता है। तो नहीं, अपने डेटाबेस पे। हाँ, वो अपने डेटाबेस में स्कैनिंग लगाएगा, देखो स्कैन गूगल करेगा, फिर अपने डेटाबेस पे अपलोड करेगा ताकि दूसरे यूजर्स को मिल सके। बिल्कुल, उससे पहले कुछ नहीं है। फिर कई बार रिपोर्ट्स भी आती है, गूगल ने ये ऐप हटाया है, इसमें मैलिशियस एक्टिविटी बहुत है। अनडिटेक्टेबल वायरस। अच्छा, भाई तो मैं भी से बोल रहा था, ठीक है, अपलोड करा जा सकता है, तभी तो सिग्नेचर की बात बता रहा हूँ कि भाई सीए का सिग्नेचर आता है और फिर सेल्फ साइंस आते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो ये काम बड़ी आसानी से कर देते हैं, या तो फिर तुम किसी से जाके खरीद भी सकते हो, लेकिन खरीदने का याद रखना बड़ा महंगा सिग्नेचर पड़ जाता है, इसलिए लोग मोटा मोटा सेल्फ साइन करवा देते हैं इस चीज को। सेल्फ साइन कराना बेस्ट है, एंड्रॉइड स्टूडियो पे बड़े आराम से होता है, ठीक है। अब भाई ये तो हो गया हमारा काम एपीके टूल का। एपीके टूल बड़ा सिंपली चल जाता है। दूसरा टूल आया हमारे पास जाडाक्स। जाडाक्स तो जाडाक्स ये रहा मेरा जाडाक्स। जो सा एपीके टूल बताया वो सिंपल टूल है, बट उसका इतना सा काम रहता है कि भाई कमांड लाइन है, वो सिंपली टाइम लेता है। जाडाक्स भाई थोड़ा सा तेज है इस मामले में, ठीक है। यहां से ओपन हुआ, डायरेक्टली जीयूआई बेस्ड वर्जन है, ओपन कराओ इसकी फाइल। तो मेरे को डेस्कटॉप पे जाने का है, यहां से गया एपीके और यहाँ पे मैं कोई भी ओपन कर सकता हूँ, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। मैंने पूरा पूरा एपीके डाला और ये अपने आप डीकंपाइल कर देगा। जाडाक्स भी रिवर्स इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर, डीकंपाइलर ही होता है हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग। डीबगर होता है कि भाई तेरे को कोड को डीबग करना है, यानी कि चला के देखना है, कोई इशू तो नहीं आ रहा उसके अंदर, अच्छा, ठीक है। और रिवर्स इंजीनियरिंग है कि भाई अब तू इसको ओपन करके अंदर कुछ छेड़ाछाड़ी कर सकता है, बिल्कुल वहां पे तू छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता। डिसअसेंबलर भी भाई यही काम करेगा, तो ओपन कर रहा है और अंदर कुछ छेड़ कर रहा है, बट हेक्स की वैल्यू में, अभी हेक्स में भी ओपन करके दिखाऊंगा, हेक्स में भी ओपन करके दिखाऊंगा फाइल्स को, ठीक है। यहां पर भी सेम सेम बात आई। अब देखो यहां पर एक एपीके सिग्नेचर लिखा हुआ है, ठीक है। एपीके सिग्नेचर का सीधा मतलब ये है, लोग साइन करवाते हैं साइनिंग अथॉरिटी से। ये आ गया मेरा वैलिड एपीके सिग्नेचर वर्जन 1 फाउंड। बट ये वाला जो सा एप्लीकेशन है ये मेरे को डायरेक्टली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर्ड है ऑलरेडी। हर एप्लीकेशन अपने सिग्नेचर के साथ में आता ही आता है। अगर तुम सिग्नेचर नहीं दे रहे ना तो वो एपीके नहीं माना जाएगा। वो क्या है, वो सिर्फ एक डीकंपाइल्ड एप्लीकेशन है जिसको भाई किसी ने कंपाइल नहीं करा, खुली पड़ी हुई है, चल भी नहीं रही है। जब सिग्नेचर पड़ जाएगा तो तुम्हें साफ सीधा दिखाई देगा। एपीके टूल से तुम लोग सिमिलर काम कर रहे थे, बट जाडाक्स थोड़ा सा बढ़िया दिखता है, बेस्ट है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं इस काम को करने के लिए, उनमें से एक टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एंड्रॉइड डॉट सपोर्ट। अब देखो, अब यहां पर एक और चीज आ गई, रिसोर्सेस। सामने की तरफ जैसे भाई यहाँ पे मेरा सोर्स कोड आ गया पूरा पूरा, कि भाई डेवलप कैसे करवाया, हर एक सोर्स कोड को डिफाइन कर रखा है भाई, अंदर ग्राफिक ड्रॉएबल, मीडिया, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स, रिजल्ट, रिसीवर, जितने जितने रिसीवर लगवा रखे इन लोगों ने रिजल्ट के लिए, पूरी डेवलपमेंट बेसिकली करवाई कैसी, सोर्स कोड का ए टू जेड भाग तुम्हें यहाँ पर सारा सारा इंप्लीमेंट करा हुआ मिल जाएगा, कि भाई एप्लीकेशन को किस किस बेस पे डेवलप करवाया गया था, ठीक है। चलो यहाँ पर आ गया भाई मेरा कोटलिन, वही वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, मेटा इनएफ रेस्ट एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, फिर से आ गया। यहाँ पर मेरी परमिशन की बात करी, एक परमिशन मानी है इंटरनेट की, दूसरी मांगी स्टोरेज की, रीड और राइट की परमिशन, तीसरी मांगी है क्या गया, रीड कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट भी रीड करा सकते हैं, ठीक है। चौथी मांगी वेक लॉक, फिर आ गया तुम्हारे एक और रीड का परमिशन। ये सारी की सारी परमिशन जिसने तुमसे मांगी और तुम्हारा काम हो गया चालू, ठीक है भाई। क्लासेस डॉट टेक्स्ट की फाइल आई, फिर वही वाली फाइल जिसके अंदर तुम्हारा एक्चुअली में सोर्स कोड पड़ा रहता है, वो भी हमारा यहीं पर ही मिल जाता है अपने को। फिर भाई दूसरी एप्लीकेशंस रेस्ट के अंदर में तुम्हारा सारा आ जाता है, एसेट्स आ जाते हैं, और साथ में इमेजेस जितनी होती है वो सारी की सारी रेस्ट के अंदर फोल्डर में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है भाई। रिवर्स इंजीनियर करके तुम लोग ये पूरा पूरा एप्लीकेशन इस चक्कर में देखते हो कि भाई एप्लीकेशन के जितने मोटे मोटे बग्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली यहीं पर ही शो हो जाते हैं। इस चक्कर में हम लोग हर एक फाइल को जा जाके एनालाइज करते हैं, क्लियर है। हर एक फाइल का एनालिसिस चलता है यहाँ पे, हर एक फाइल, चाहे छोटी फाइल हो चाहे बड़ी फाइल हो। अगर तुम एनालाइज नहीं करोगे तो तुम्हें अंदर की तरफ कोई भी बग नहीं मिलेगा, इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस ही करी है, यहाँ पे डायनेमिक का मतलब पूरा ओपन कर दूंगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एक दिखाया एपीके टूल, एक दिखाया मैंने जाडाक्स, इसके अलावा एक जेडी गोई भी होता है, जेडी जीयूआई, जावा डीकंपाइलर। बट
उसका नाम से सुन लो एक बारी कि जावा डीकंपाइलर, वो जावा को डीकंपाइल करेगा, ना कि एपीके को डीकंपाइल करेगा। अभी जो दिखा रहा हूँ वो एपीके को डीकंपाइल कर रहा है। ये फर्क है इस चीज के अंदर में। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो छेड़खानियां कर सकता हूँ। हाँ XML में बोला तो था, फ्रंट एंड सारा XML में है। क्लासेस डॉट टेक्स्ट देख ओपन भी नहीं हो रहा मेरा, क्योंकि अभी तक मैंने टेक्स्ट तुम्हें सिखाया ही नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एपीके दिखा रहा था, टेक्स्ट की अलग से कंपाइलेशन होती है। डालविक एग्जीक्यूटेबल्स, जिससे तेरा एपीके एक्चुअली में रन होता है। मोटा मोटा सोर्स कोड ही इसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में सिर्फ परमिशन पड़ी हुई है कि भाई परमिशन क्या क्या देनी है यूजर को। ये यहाँ पर परमिशन है, मतलब सोर्स कोड का परमिशन वाला पार्ट। क्लासेस डॉट टेक्स्ट के अंदर तेरा सोर्स कोड है, ये परमिशन है, ये परमिशन है। इसके अंदर तेरे को इमेजेस भी दिखाई देंगे, इसके अंदर तेरे को फोटोज दिखाई देंगे, इसके अंदर तेरे को जावा लैंग्वेजेस दिखाई देंगी, स्माइली लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा इसके अंदर। एपीके टूल तेरे को स्माइली लैंग्वेज में दिखाई देता है, ठीक है, कि एक्चुअली में चीजें डेवलप कैसे करी गई है। क्लासेस डॉट टेक्स्ट तुम वहां पर ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं होगा ओपन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? पंकज टू समझ में आ गया? इसमें सर एक डोंट एपीके टूल सर इसमें बाद में कमांड लाइन आपको मिला कंट्रोल ऑल्ट टी ये रिवर्स इंजीनियरिंग से उल्टी तरफ का रिवर्स इंजीनियरिंग से पहले हम जो डेवलपमेंट कर रहे थे बूटिंग प्रोसेस। वो बूटिंग प्रोसेस अगर फोल्डर खोल दे वो पता है। नहीं हो रहा। कंट्रोल ऑल्ट टी रुको अभी देख रहा हूँ। टर्मिनल डायरेक्ट सर्च करियो, मिला? वही नहीं रुको अभी देखता हूँ मैं। बता इसमें क्या देखना। इसमें सर ये जो नेक्स्ट आगे जाना आगे देखिए ये वाला पार्ट समझ नहीं आया इसके बाद इसमें हमारा जो इनिट है इनिट वाला पार्ट और इस वाला पार्ट देख इनिट तेरा प्रोसेस चालू करता है, द इनिट प्रोसेस। चलिए बड़ी वर्डिंग ढूंढ ही लेते, पीछे जा रहा हूँ। Initializes tasks, zeros the BSS segment and call main function in main.c. Initializes hardware, clocks, board, keyboard और console। तेरा हार्डवेयर को जगाएगा। वो तो हमारा बूट लोडर है। बूट लोडर तेरा इनिट को जगा रहा है। बूट लोडर से जगा कर्नल, कर्नल ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करा, इनिट ने सारा हार्डवेयर को जगाया कि भैया जाग जाओ सारे के सारे, अब वर्किंग का टाइम आ चुका है। फिर हमारा बूट रोम क्या कर रहा है? बूट रोम तेरा बूट लोडर को चला रहा है, और बूट रोम जो है वो तेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बूट रोम हमारा फाइल सिस्टम और फिजिकल मेमोरी को चला रहा है। बिल्कुल। साथ में बूट लोडर को भी चला रहा है। बूट लोडर तो कर्नल का है। बूट लोडर कर्नल में आया, कर्नल का है, कर्नल ने फिर इनिट को पावर दिया, इनिट ने ज़ाइगोट को जगा दिया। इनिट और ज़ाइगोट एक्चुअली में चलते हैं, कर्नल से इनिट जगा, इससे सारे के सारे प्रोसेस हार्डवेयर के चलवाए जाएंगे और ये डाल्विक मशीन को चलाएगा। इनिट का काम क्या होता है? इनिट का काम है हार्डवेयर को चला देना। ड्राइवर्स, वाईफाई का ड्राइवर जगाओ, तेरे अलार्म के ड्राइवर जगाओ, हमारे लाइब्रेरी कर्नल में आपने नीचे आर्किटेक्चर में ड्राइवर्स होता है। तेरा वाईफाई का ड्राइवर, SQLite का डेटाबेस, तेरी एप्लीकेशन को चलाने का है, कैसे चलाना है, किस किस एप्लीकेशन को कहाँ से कॉल कराना है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर कैसे चलवाना है, ये सारे के सारे काम तेरा इनिट चलवा देगा। ज़ाइगोट तेरा डाल्विक चलाएगा, जिससे तेरी एप्लीकेशन ओपन होगी। ठीक है, अगर यही नहीं चला तो भाई तेरी एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होने वाला। समझ गया? और आपने शायद पहले दूसरी क्लास में बताया था कि हमारा SQL भी चलता है। SQL भी चलता है और SQL इंजेक्शन भी कर सकता है। बिल्कुल। तो हमारा जब मैंने एक कल देखा था टास्क मैनेजर हमारा वो भी SQL के सर्वर की सपोर्ट होता पोस्ट के कहाँ पे? है। टास्क मैनेजर वो तेरा सिस्टम का PostgreSQL है, वो उधर भी जोड़ रहा है। उसमें भी तो इंजेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है, मैंने कहा मना करा। ना मना नहीं करते, फिर आप मना नहीं करते, तो आपका समझ नहीं आ रहा क्लियर, तो आपने तो क्लियरिटी कर दी तो क्या दो क्लैरिटी मतलब निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। निकल सकता है। उसका क्या सीन रहता है? मैं निकालने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब बस थोड़ा डिटेल बता। पता ही नहीं मुझे क्या बता रहा था मैं। ये दो टूल समझ में है, एपीके टूल और जाराक्स, दोनों की तरह इजी है।
बस जाटाक्स के अंदर तो मेरे को क्लासेस डॉट टेक्स्ट अच्छे से नहीं दिखाई देता, ना ही तुम्हें एपीके टूल क्लासेस डॉट टेक्स्ट दिखाने वाला है। तो सर मतलब मेन सोर्स की फाइल जो है वो हमें दिखती है, दिखे ही नहीं अभी तक क्लासेस डॉट टेक्स्ट तो किसी ने भी नहीं देखी और अभी तक। उसको ओपन कैसे करें? किसको? Yes. तो अब टेक्स्ट की बात ही करेंगे, ठीक है, इसलिए बाकी सारी मैंने बातें कर ऑलरेडी। हो गई फिर? क्या चीज? 10 हो गई। क्या हो गया? 10 हो गई। क्लास क्यों ओवर होगी? अभी कर दिया। अब क्लासेस डॉट टेक्स्ट का एनालाइज करो। हाँ तो जाकर आना, मैं ओपन तो करो जब तक। चलो भाई, उसको बाहर आना तो बातें कर रहा है वो बाहर खड़ा होके। नहीं वो सुनेगा। अच्छा, बैठा हुआ है आदित्य। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरे को भी लगता था पहले। हाँ आए तभी तो चालू कर। कहाँ चला गया ये? इधर ही गया। इतना वक्त लगा था वो फिर क्या था भाई? क्या? वो फिर क्या था? अंदर कौन सा घूम रहा है वो? हाँ वो तो जाएगा फिर पानी पी जाएगा फिर ऐसे फिर आओ चाव से बातें हो जाएगा। देख कर ही बाहर बात ना करो। अरे सर आप भी वो शुरू करो। अरे बाहर अभी निकले हैं। मुदोलिया, मुदोलिया। चलो भाई, अब पहली चीज जिसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, तो मैंने अपनी क्लासेस डॉट टेक्स्ट की फाइल को इस वाले फोल्डर में ले आया हूँ, ठीक है। ये मेरा टूल है, लाइन इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो भाई तुम्हारे को बस क्लासेस डॉट टेक्स्ट की फाइल थी अगर टेक्स्ट का एनालिसिस करना है तो, ठीक है। बट याद रखना एक टेक्स्ट की फाइल बहुत सारी चीजें कंटेन करती है। क्या क्या कंटेन करती है पहले तो वो दिखाना चाहता हूँ। कौन सी भाषा में उसके इसका मतलब क्या है? ये मेरा पर्सनल है। अरे बता दो।
अच्छा मतलब बोल रहा हूँ पर्सनल है। चलो भाई, अब यहाँ पर आ गई मेरी टेक्स्ट की फाइल। ठीक है, अभी तक मैंने तुम्हें एपीके का फाइल बताया था, एपीके का फाइल कई बार दिखा भी दिया है, अब रिवर्स इंजीनियर करके भी दिखाया। अगर अनजिप करोगे एक नॉर्मल एप्लीकेशन को तो वो अलग अलग फाइलें देगी, जिसके अंदर तुम्हें क्लासेस डॉट टेक्स्ट भी निकल कर आता है, जाडाक्स तुम्हारी वहां पर हेल्प कर देता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा एपीके टूल। एपीके टूल की हेल्प से तुम लोग सोर्स कोड में पूरा पूरा चेंज कर सकते हो, उसे डीकंपाइल करके फिर से बिल्ड भी कर सकते हो, और बाद में चाहो तो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर भी करवा सकते हो, ताकि भाई अपना खुद का एक नया एप्लीकेशन रेडी कर सको। अगर उसके लिए सिग्नेचर नहीं है तो वो कभी भी एपीके नहीं माना जाएगा, वो एक डीकंपाइल्ड एप्लीकेशन ही माना जाता है। अब यहाँ पर आया एक डेक्स का फाइल। डेक्स का फाइल बहुत सारी चीजें कंटेन करता है, जैसे कि पहला तो हो गया एवरी एपीके हैज अ सिंगल क्लासेस.टेक्स्ट फाइल व्हिच रेफरेंस एनी क्लासेस और मेथड यूज्ड विद इन द ऐप। जितने जितने काम करवाने हैं क्लासेस.टेक्स्ट से हम करवाते हैं, जिनमें एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट और फ्रैगमेंट, इसेंशियली ये 3 से 4 चीजें इसके अंदर पड़ी हुई मिलती ही मिलती है। अब भाई कभी भी डेक्सिंग वगैरह हमें करवानी हो तो भाई इस तरीके से करवाए जाते हैं। देखो, अब यहाँ पर है हमारे पास एक जार का फाइल। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास एक जावा की फाइल है, तुम जावा के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो इस बेस से बनाया जाता है। सबसे बढ़िया है जावा की फाइल, जिसके अंदर तुम्हारी डॉट क्लास की फाइल होती है। ठीक है, अलग अलग काइंड की डॉट क्लासेस। यहाँ पे सिर्फ क्लासेस डॉट टेक्स्ट नहीं है, दूसरी क्लासेस भी होती है हमारे पास, जिसके अंदर ये हेडर रखता है, कांस्टेंट पूल रखता है, क्लास, फील्ड, मेथड, एट्रीब्यूट्स, ये सारी सारी चीजें रखता है एक जार का फाइल। अब यहाँ पर हम लोग एक एपीके फाइल की बात करते हैं कि अगर हम लोग एक एपीके डेवलप करते हैं तो उसके अंदर तुम्हारे को डॉट टेक्स्ट क्या क्या रखवाता है, जिनमें आते हैं हमारे पास हेडर, स्ट्रिंग, टाइप, प्रोटोकॉल्स, फील्ड्स, मेथड, क्लासेस और डेटा। इतनी चीजें एक डॉट टेक्स्ट अपने खास में रखता है जब तुम एपीके में डेवलपमेंट करते हो। ठीक है, यहां पर ये इतनी चीजें कंटेन करेगा। अब यहां पर बता रहे हैं टेक्स्ट फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूं। ये रहा मेरा एक टूल हेक्स डंप, ये तुम्हारे लाइनेज में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर तुम्हें बस हेक्स डंप के बाद, यार मैं पावर शेल में ओपन करता हूं इसको। हेक्स डंप, इसके बाद आया मेरा क्लासेस। ठीक है, इतना तो काम करा मैंने, क्लासेस डॉट एक्स और हेक्स डंप, और पहले लगाना भूल गया डॉट स्लैश। अगर कोई लाइनेक्स में बैठा है तो वहां पर वो बैठ के सिर्फ एक इतना सा काम कर सकता है, लेस। ठीक है, मेरा लेस यहाँ पे चलता नहीं है, तो लेस का एक फायदा होता है, जब चलाओगे तब पता चल जाएगा। बट हालांकि लेस में इतना सारा डेटा नहीं दिखाई देगा, हल्का हल्का डेटा दिखाई देता है। ये सारा क्या होता है, ये सारा तुम्हारा टेक्स्ट का फाइल है, जिसपे बैठ के हम लोग टेस्टिंग करते हैं एक्चुअली में। ठीक है भाई, ये पूरा टेक्स्ट के एनालिसिस के काम में आता है हमारा, जो समय क्या चीज एनक्रिप्टेड नहीं है। हेक्स एडिटर भी यही करता है। क्या चीज? ये जो आपने करा दी हेक्स एडिटर भी यही करता है। हेक्स एडिटर कौन सा एडिटर है? मैंने हेक्स डंप बोला, यहाँ पे टूल है। मैं हेक्स एडिटर की बात कर रहा हूँ, वो भी टूल है ना। नहीं, ये वो वाला काम नहीं कर रहा। हेक्स डंप क्या करेगा, तेरी जो सी डॉट टेक्स्ट की फाइल है तू देख नहीं सकता, बट हेक्स डंप की हेल्प से तू उसे एक्चुअली में देख पा रहा है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हाँ, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में, जिसपे तुम्हें टेस्टिंग करना होता है। वो भी तो यही करता है। कौन? हेक्स एडिटर। हेक्स एडिटर एक अलग चीज है। वो आप हेक्स की फाइल अगर आपने निकाल ली है तो फिर हेक्स की फाइल आप उठा लो। यहाँ पे मैं क्लासेस डॉट टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं क्लासेस डॉट टेक्स्ट की फाइल को कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक डॉट टेक्स्ट की फाइल को जो कि डाल बाइट कोड में चलेगी, उसे हेक्स डंप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कर तो हेक्स एडिटर से भेज सकता है, लेकिन वहां पे कन्वर्जन नहीं दिखाएगा, इसका एडिटर ही अलग आता है। इसका एडिटर ही अलग है। मैं कह रहा हूँ हेक्स एडिटर में हम लोग काम नहीं करते, हम लोग इसमें काम करते हैं, हेक्स डंप में। ठीक है, हेक्स डंप हमारा सारा सारा काम करता है जब हमें स्टैटिक एनालिसिस करनी होती है, स्टैटिक एनालिसिस करके बग निकालना होता है। क्लियर है भाई? लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है कि भाई ये वाली जो सी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती कई सारे लोगों के लिए, कि अगर वो लोग रेगुलर बेसिस पे मोबाइल एप्लीकेशन पे टेस्ट नहीं कर रहे तो भाई वो इस हेक्स डंप का मतलब नहीं समझेंगे। तो इस चक्कर में मैं अभी तुम्हें ये वाली पार्ट नहीं समझाऊंगा कि भाई इसके अंदर एक्चुअल में टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो भाई जब जब तुम्हें टेस्टिंग करना होता है तो तुम हेक्स डंप का इस्तेमाल नहीं करते, तब तुम दूसरे टूल का इस्तेमाल करते हो, टेक्स्ट डंप है जिसका। तो मेरा टेक्स्ट डंप का है, ये रहा मेरा टेक्स्ट डंप। ये भी तुम्हारे पास ऑलरेडी लाइनक्स के अंदर प्रेजेंट ही है, बस सिंपली ओपन करने का, टेक्स्ट डंप, और पावर शेल खुल गया मेरे से। टेक्स्ट डंप,
ठीक है, यहाँ पर फिर से वही सिमिलर काम करना, मेरे को अपनी क्लासेस वाली फाइल का नाम दे दूंगा और मेरे को मेरा डेटा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा पूरा पूरा डेटा, सोर्स कोड कहते हैं जिस चीज को हम लोग, समझ गए बात को, टेक्स्ट डंप। ये सारा कुछ मेरे को प्लेन फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, डैशेल एक्सएमएल, सब एक्सएमएल के फॉर्मेट में आ जाएगा मेरे पास। ये सारा क्या है, ये सारा सोर्स कोड है जिसमें तुमने क्या करा, पूरा पूरा अपना डेवलपमेंट करा था। कौन सा एप्लीकेशन है? ये एक एप्लीकेशन है मेरा, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, मैंने बस उस एप्लीकेशन की classes.txt फाइल उठा दी जो कि तेरे को अनजिप करने पे मिलती है, तो उसको नॉर्मली पढ़ नहीं सकता, एपीके टूल से तो पढ़ सकता है, लेकिन एपीके टूल क्या करेगा, तेरा वो जो classes.txt का फाइल है उसे उठा के चेंज करेगा, डिकम्पाइल करेगा, ब्लैकमेलिंग की हेल्प से क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करवा देगा इस्तेमाली लैंग्वेज में, ताकि तुम पढ़ सको कि सोर्स कोड में क्या है। JADAX तुम्हें खोल के नहीं देगा ये चीज, classes.txt। ये कौन करेगा, ये डेक्स डंप करेगा कि भाई अब डेक्स की फाइलों को तुम्हें पढ़ना है, एनालाइज अलग से करना होगा डेक्स की फाइल को। इसलिए मैं ये वाला टूल दिखा रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें कभी भी डेक्स की फाइल के ऊपर वर्किंग देने का है तो कैसे देगा, डेक्स डंप के टूल की हेल्प से। बस वहां पर जाके ये बता दो कि भाई तुम्हारा काम क्या है, जैसे मैंने अभी एक्सएमएल का फॉर्मेट बोला था, मैं इसे डायरेक्टली प्लेन फॉर्मेट में ही मंगा सकता हूँ कि भाई ऐसे नहीं पढ़ना चाहता, मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को पूरा पूरा मेरे प्लेन फॉर्मेट में दे दे। अलग अलग काइंड की क्लासेस यहाँ पे मेंशन करवा रखी है, अलग अलग काइंड की यहाँ पे बातें कर रखी है, सारे के सारे वर्चुअल मेथड्स वगैरह वगैरह मेंशन करवा रखे, फ्लैग्स वगैरह, स्टैटिक फील्ड्स, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है कि भाई डेवलपमेंट कैसे करवाई ये चीज। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा पूरा पूरा हिसाब किताब कि classes.txt के अंदर बहुत तगड़ा डेटा होता है हमारे पास, डायरेक्टली नहीं देख सकते बट यहाँ पर देख सकते। ठीक है, ये वाला तुम्हारा कौन सा पार्ट है कि भाई मैं तुम्हारे को अभी सिर्फ टर्मिनल में दिखा रहा था, जैसे तुम्हारे को पहले दिखाया था एपीके टूल होता है हमारा टर्मिनल बेस, तो तुम उसे JADAX पे कर सकते हो। सिमिलर में यहाँ पर भी तुम्हारा क्या काम है, ये भी एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल मेथड नहीं होता, तो जितने भी आजकल पेनिट्रेशन टेस्टर वो सारे के सारे ये वाले मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि काफी पुराना मेथड है, 5 से 6 साल पहले से चलता हुआ आ रहा है। इससे बेटर मेथड्स होते हैं हमारे पास, अभी तुम्हें बेटर वाला मेथड बताऊंगा, बट अभी ना हमारे पास एक और टूल है। क्या चीज? नहीं नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं, सिर्फ classes.txt को एनालाइज करना है और कुछ नहीं करना। रिवर्स इंजीनियरिंग के तो तेरे पास बथेरे टूल आते हैं, वो इजी है, डेक्स से एनालाइज करना मुश्किल। जोन सा अगला काम है भाई वो है, अब यहाँ पे मैंने वैसे ही सब कुछ मेंशन करवा रखा है डेक्स की फाइलों के बारे में। ठीक है, सैटरडे क्लास में वो इस तरह का उसको ले लेना, मंडे को डाउट तो मैं ले लूंगा, नहीं मैं कह रहा हूँ बस टूल समझा रहा हूँ, अभी तो मैंने कुछ समझा ही नहीं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ले समझा रहे हो, चीजें थोड़ी सी तो ऊपर से जाएगी। बताना क्या ऊपर से जा रहा है, क्लियर करते हैं। जैसे ये डेस्क का चल डेक्स दोबारा बता देता हूँ, डेक्स को वो ओपन तो करना आ गया ना तेरे को, तो भाई ये डेक्स समझ ले। व्हाट इज अ डेक्स फाइल? अ डेक्स फाइल कंटेन्स कोड व्हिच इज अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड बाय द एंड्रॉइड रन टाइम। ये था भाई पूरा पूरा एक तेरा फ्लो चार्ट कि भाई तेरी डॉट एपीके क्या कंटेन करती है अपनी डॉट टेक्स्ट के अंदर में। ठीक है, और अगर ये जार की फाइल, अभी मैं तेरे को जार में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा उसी टेक्स्ट को। ठीक है, उस टेक्स्ट को जार में कन्वर्ट करूंगा, जावा की फाइल, जावा आर्काइव। ठीक है, जैसे तेरा बफरूट जार में ओपन होता है, सिमिलर में तेरा टेक्स्ट को जार में कन्वर्ट करूंगा और फिर जार फाइल को ओपन कर दूंगा। बट यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट फाइल समझाएगी। टेक्स्ट क्या है भाई? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एग्जीक्यूट करवाते हैं एंड्रॉइड रन टाइम पे। जब भी एंड्रॉइड चलेगा तो भाई तेरी classes.txt हमेशा एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर तेरी एक्टिविटीज होती है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसलिए हम लोग टेक्स्ट फाइल को हमेशा चलाते हैं। टेक्स्ट की अपने पास पूरे पूरे प्रोसेस यहाँ पे मैनेज करे जाती है कि भाई इस तरीके से हमारा पूरा पूरा टेक्स्ट बनवाया जाएगा। टेक्स्ट फाइल का स्ट्रक्चर हमारा ये पूरा पूरा हेक्स के फॉर्मेट में होता है, जैसे मैंने तेरे को हेक्स डंप पे दिखाया था। और टेक्स्ट डंप पे क्या करा, उस चीज को ओपन ही करके दिखा दिया कि भाई हेक्स वैल्यू ऐसी है ओरिजिनल, जैसे यहाँ पर है फाइल स्ट्रक्चर के बेस पे। और टेक्स्ट डंप पे क्या है, ये सारा का सारा डेटा तुम डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट में एक्सएमएल के फॉर्मेट में आराम से पढ़ सकते हो। क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट? चलो भाई, अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले टूल पे जिसका नाम है 010 एडिटर। ये वाला GUI बेस्ड टूल है, ये भी हेक्स पे ही काम करता है। जैसे हेक्स डंप ने तेरे को हेक्स का डेटा दिखाया था, यहां पर भी तू हेक्स का डेटा ही देखेगा। मैं ओपन भी कर देता हूं, ये लो मेरे पास ऑलरेडी एक classes.txt की फाइल है, ये आ गया मेरा classes.txt हेक्स डंप पूरा। ठीक है, बट हाँ एक्स एडिटर भी ऐसे दिखाई देता है, लेकिन तू उसमें समझेगा कैसे? वो भी ऐसी मतलब जो ये लाइन आएगा
समझ गए? हाँ हाँ, ये वही लाइन तू पढ़ के समझ सकता है पूरा पूरा, लेकिन दिक्कत ये है इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डेटा सिर्फ इतना नहीं है, डेटा इतना सारा है, हाँ तो समझना बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए। मैं तो कहता हूँ कि भाई इसके ऊपर भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, स्टैटिक एनालिसिस डायरेक्टली इस पर हो जाता है, लेकिन दिक्कत की बात ये नहीं है, दिक्कत की बात है हर कोई नहीं समझ पाता है इस चीज के लिए, अपने को प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें 010 एडिटर दिखाया, क्योंकि तब तुम ये वाला काम करोगे ना, 010 एडिटर को इंस्टॉल करोगे, फिर यहाँ पर आके classes.dex को बुलाओगे, तो यहाँ पर है ना एक ऑटोमेटिक पॉपअप मारेगा, और पॉपअप पे तुमसे बोलेगा कि भाई हमारे पास एक टेम्पलेट है classes.bt के नाम पे, ठीक है, dex.bt, एक्चुअली में dex.bt होता है हमारे पास एक, वो टेम्पलेट इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, उससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे डेक्सटॉप ने तुम्हारे को कन्वर्ट करके पूरा डेटा दे दिया था, हर एक एक लाइन को फिर तुम बैठ के पढ़ सकते हो कि भाई इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर निकलता है इन चीजों में से, ठीक है, मैं निकाल के भी दिखाऊंगा सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। चलो अब अगर मेरे को देखने का भी है तो भाई यहाँ पर आगे मेरा ओएस, यहाँ पर आ जाएगी मेरी पूरी पूरी डेक्स की फाइल, मेरा भी मतलब ओपन नहीं होगा, तो भाई यहाँ पर आगे देयर अपीयर्स टू बी सम एक्स्ट्रा डेटा आफ्टर द मैप लिस्ट, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी चेंजेस कर रखे हैं, तो मेरा भी ओपन नहीं होगा, बट तुम्हारे वाले डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे सारे, ठीक है भाई, तुम्हारे अंदर डायरेक्टली बोला जाएगा कि टेम्पलेट आ जाएगा। अगर किसी का नाम बोला जाए तो भाई इंस्टॉल कैसे करना है वो बता रहा हूं, देखो ऊपर से चले जाना सीधा टेम्पलेट्स में, यहां पर आ जाएगा टेम्पलेट रिपोजिटरी, यहां पर ही तुम्हारे को दिखाई देगा क्या, एक डेक्स का dex.bt फाइल, यहां पर बस सर्च कर लेना dex.bt को, तो मैं भी सर्च कर लेता हूँ dex.bt, तो ये आगे मेरी फाइल इस तरह डायरेक्ट इंस्टॉल है और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पूरी पूरी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी, अपनी स्क्रिप्ट वगैरह हर एक चीज आराम से चल जाती है, हिस्ट्री वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा, क्लियर है इतना। अगर कोई पॉपअप ना आता classes.dex को इधर घेरने के बाद में, तब टेम्पलेट इंस्टॉल यहां से कर सकते हो मैन्युअली, अगर मैन्युअली नहीं करना चाहते तो वो बोलता ही है खुद बहुत 010 एडिटर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मेथड है ये चीज पार्ट, ठीक है, फिर तब दोबारा देखना हो तो भाई यहाँ ओएस के अंदर आ जाना और तुम्हारे को डेक्स का पूरा पूरा डेटा दिखाई दे जाएगा, यही पर नीचे की तरफ शो हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऊपर आता है, बट मैंने अपनी वाली जो सी कंपाइल्ड फाइल है उनके अंदर सब में चेंजेस करके तो भी नहीं दिखाई देगा, तो इधर डायरेक्ट इसने बात बोली दिस अपीयर टू बी डेटा इंजेक्टेड आफ्टर द स्पेसिफिक मैप, बता इसका कंप्लीट मतलब जो है इसका कंप्लीट मतलब डाटा ले जाएगा क्या? डाटा दिख जाएगा, जितना तेरे को भी नहीं समझ में आ रहा ना वो सब समझाने के लिए तेरे पास वो अलग से टेम्पलेट है, वो बना इस काम के लिए यार कि तू समझ सके इस चीज को, ठीक है, किसी को डाउट इसमें, समझ में आया भाई सभी को। चलो ये भी हो गया हमारे पास 010 एडिटर, लेकिन याद रखना ये सारे मेथड्स ना आज के नहीं कई सालों से चलते आ रहे हैं, बहुत पुराने मेथड्स हो गए, तो भाई पेनिट्रेशन टेस्टर्स जितने भी है वो लोग हालांकि इन चीजों को फॉलो नहीं करते, बट मैं इन्हें फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पुरानी चीजों पर ज्यादा भरोसा रखता है, मेरी आदत पड़ी है पुराने टाइम से करते आ रहा हूँ एनपीटी बहुत, तो जो सा लेटेस्ट मेथड चलता है क्लासिक.dex को देखने का वो ये चलता है कि डेक्स की फाइल को जार में फाइल में चेंज कर दो, डेक्स की फाइल को जार में कन्वर्ट कर दो, सिंपल डेक्स टू जार, कैसे क्या, ऐसा क्यों? क्योंकि तू जार को ओपन कर सकता है, डेक्स को ओपन नहीं कर सकता, डेक्स क्या है एनक्रिप्टेड है पूरा, नहीं पढ़ सकते, सिक्योरिटी फीचर, भाई जार को आराम से पढ़ सकते हो, तो भाई टूल का नाम ही डेक्स टू जार है, डेक्स में हमारा हेक्साडेसिमल वाली वैल्यूज आ जाएगी, जिसको वो तो पढ़ ही नहीं सकता यार, अभी तो दिखाया पढ़ था, नहीं सकते तो चार में इसलिए नोट होता है ताकि कोड को समझ जाए। हाँ सिंपल, तो जार को ओपन कर सकते हो, तो डेक्स को ओपन नहीं कर सकते, जार को तो वैसे भी तो ओपन कर लेता है, तो चार वाली फाइल्स के अंदर अगर हमारा कुछ लैंग्वेज वाला कोड हुआ तो जैसे एक्सएमएल वाला पार्ट है तो एक्सएमएल तो पढ़ ही सकता है भाई नॉर्मल, या तो तू एक्सएमएल में मंगा या तो प्लेन में मंगा, वो जार ले जाएगा उसको। हाँ आराम से ले जाएगा, अगर तेरी डेक्स की फाइल है तो वो जार में कन्वर्ट होगी हमेशा, तो मेरी फोल्डर कहाँ गई, अब मैं कन्वर्जन दिखा रहा हूँ डेक्स टू जार का, भाई टूल का नाम ही डेक्स टू जार है सीधा सीधा, मैंने ऑलरेडी टूल रखा ही हुआ है, ठीक है, यहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक classes.dex की फाइल है ही, तो यहां पर मैं सिंपल से काम करूंगा, अपने सीएमडी में चला जाऊंगा, ये भी टूल तुम्हारे लाइन्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो करने का कुछ नहीं, चलो इधर आएगा मेरा classes.dex, इतना सा काम करना है बस,
अपना टेक्स्ट टू जार वाले टूल का नाम बताना है, और नाम बताने के बाद अपनी classes.txt की फाइल का नाम रख देना है, मार देने का एंटर, और वो कन्वर्ट हो जाएगी तुम्हारी एक जार फाइल। ठीक है, लो पीछे मेरा जार फाइल बन भी गया है। क्लियर है, मेरा जार फाइल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर एकदम बढ़िया सा। अब इस जार फाइल को मैं ओपन करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये यहाँ से कभी भी ओपन नहीं होता, इसको भी ओपन कराने के लिए अलग सा टूल है हमारे पास। ये भाई लेटेस्ट वाला टेक्नोलॉजी है हमारे पास। ठीक है, पहले से लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले लोग क्या करते थे, डेक्सडम का इस्तेमाल करते थे, हेक्सडम के अंदर जाकर टेस्ट करते थे, हेक्स की वैल्यूज पढ़नी आती थी पहले लोगों को अच्छी खासी, क्योंकि मशीन लैंग्वेज बहुत पॉपुलर था, इवन आज भी पॉपुलर है, बट आज की डेट में एआई आ चुका है हमारे पास, तो चीजें इजी होगी। ठीक है, तो डेक्सडम पे भी हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है, 010 एडिटर, वो भी सिमिलर काम करते थे, आसान चीज है मतलब वो भी, लेकिन लोगों को आदत नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, सिंपल मेथड डेक्स से जार में कन्वर्ट करा और जार को ओपन कर दिया। तो भाई जार का टूल भी है हमारे पास अब एक, जेडी गुई कहते हैं जिसे। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था जेडी गुई है हमारे पास, तो अब जेडी गुई चला के दिखा रहा हूं। तो उधर की जो सी जार फाइल थी मैं ऑलरेडी इधर लेकर आ चुका हूं। जेडी गुई ये भाई अपना क्या है, एक जीयूआई एप्लीकेशन है, अच्छा सा दिखाई देता है। यहां पर तुम डायरेक्टली classes.txt को पढ़ सकते हो बड़े आराम से। सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड एक जार फाइल को पढ़ जाने का। ठीक है भाई, ये लो, ये आ गया तुम्हारा पूरा पूरा डेटा, हर एक चीज आराम से पढ़ी जा सकती है यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स कोड के साथ। क्लियर है भाई, एंड्रॉइड सपोर्ट वर्जन 4, वर्जन 7, एक्सेसिबिलिटी, डेटाबेस, ग्राफिक्स, हार्डवेयर, हर एक चीज की मेंशनिंग यहाँ पर डायरेक्ट है तुम्हारे लिए, यूटिल कॉम्पैक्ट वगैरह वगैरह। किसी को कोई डाउट इसमें? पंकज क्या कर सकते हो उसका? डाउट है किसी को टूल में? टूल थे बस, उसमें टूल है, एपीके टूल नहीं मिलेगा, बस एपीके टूल सूट एपीटी इंस्टॉल एपीके टूल सीधा लाइनक्स में पड़े हुए हैं। हेक्सडम, डेक्सडम, जो सा अपना जेडएक्स है, जेडी गुई है, एपीके टूल है, सब मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला वहां पे कर लेना, नहीं तो काली लिनक्स पे भी कर सकते हो, sudo apt इंस्टॉल डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को विंडोज का आदत है। ठीक है भाई।